नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में खाड़ी में छिड़े युद्ध का भारत पर और दुनिया पर असर जानने के लिए, क्योंकि बाजार में अमेरिका और इजराइल का जब से ईरान पर हमला हुआ है और बदले में ईरान ने जब से जीसीसी के और देशों पर या खाड़ी के और देशों पर हमले शुरू किए हैं, ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अटकी और उसकी वजह से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई, साथ ही साथ उस रास्ते से जाने वाली भारत की तरफ से एक्सपोर्ट्स और ऑयल के अलावा चाहे गैस है, फर्टिलाइजर है, जो मिडिल ईस्ट से भारत की तरफ आता था, वो बाधित होना शुरू हुआ। परिणाम यह निकला कि बाजार में कीमतों के बढ़ जाने से या फिर तेल सप्लाई के घट जाने से तमाम जितने भी और अप्स एंड डाउन्स असर में दिखाई देने वाले संभव थे, उनका परिणाम दिखने लगा। और परिणाम अब भारत के अंदर बाजार में दिखने लगा है, स्टॉक मार्केट में दिखने लगा है। शेयर की कीमतों के साथ साथ तमाम जो अन्य निवेश के विकल्प हैं, उन सब पर क्या असर हो रहा है, आइए उसकी एक चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। एक बार के लिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। हेडलाइंस हैं सेंसेक्स के क्रैश होने की, निफ्टी 50 के क्रैश होने की, तमाम चीजें जो हैं वो बॉटम की तरफ जा रही हैं। 30 लाख करोड़ रुपया भारतीय बाजार से साफ हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगातार बिक्री बनी हुई है। वहीं गोल्ड और सिल्वर सरप्राइजिंगली बाजार में भाव को गिरा रहा है। यहां पर बड़ा सवाल है कि अक्सर लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को सेफ निवेश के रूप में चुना, तो क्या जो लोग निवेश करना चाह रहे थे, क्या उनके लिए ये एक अलग तरह की दिशा दे रहा है? लोग इसमें भी डरने लगे हैं? सारी बातों को बात करेंगे। हां, लेकिन एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त रूप से दे दूं। हमने अभी कल ही एक वीडियो अपना रिलीज किया है जिसमें हमने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से बात की थी और निवेश को लेकर के बात की थी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अक्सर जो मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज दिए। उनका खुद का वो फंड कैसे निवेश करते हैं, कहां कहां पर वो अपना शेयर निवेश करते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर आपको वो दिखाई दे जाएगा और देख करके अपनी राय भी बताइएगा। साथियों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के कारण शेयर बाजार में 9 मार्च को बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1353 अंक गिरकर 77,566 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 422 अंक की गिरावट के साथ 24,0828 पर बंद हुआ। निफ्टी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि सबसे ज्यादा बिक्री बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी के शेयरों के अंदर देखने को मिली। एक दिन की गिरावट को अगर आप यहां पर निफ्टी 50 में देखें तो आंकड़ा है, लेकिन यहां पर बीच में जो लो टच किया वो 23,697 तक चला गया था। वहीं निफ्टी 50 के अंदर आप देखें कि ये गिरावट कितने दिनों की है, तो पिछले महीने के अंदर लगभग इतना गिरावट हो चुका है। 27 फरवरी को 25,178 पर खड़ा स्टॉक आज 24,028 पर अगर बंद हुआ है, तो मात्र 7-8 दिन में बाजार की हालत आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज के स्टॉक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो 77,566 पर खड़ा है, जो आज 76,424 तक चला गया था। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 7 दिनों में, तो 81,287 से 77,566 पर आकर गिरा हुआ है। ये जो गिरावट है, जो 77,566 का अंक है, अगर आप इसे उठाकर देखें तो ये वर्ष 2025 में भी मार्च में आया था, जब अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने थे, माहौल बनाए हुए थे। उस समय पर बाजार या तो तब गिरा था और अब गिर रहा है। तो ये जो नंबर है ना, एक साल बाद बाजार फिर से वहीं खड़ा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद में वहीं की वहीं लो पर आकर खड़ा हो गया है। तो तमाम वो प्रयास जो ट्रेड टैरिफ की वजह से आए थे, यानी बाजार के लिए ये समय कितना ज्यादा मतलब अटपटा रहा है कि आप ये लंबा समय खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब ट्रंप, पहले कोरोना रहा, कोरोना के बाद में फिर ट्रंप का इफेक्ट, रशिया यूक्रेन रहा, फिर ट्रंप इफेक्ट आ गया और अब ये गल्फ के अंदर शुरू हुआ युद्ध आ गया। कुल मिलाकर के बाजार बड़ा ही अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ रहा है और वे फिर से एक साल के लो के ऊपर जाकर टिक गया है। ऑलमोस्ट बाजार लाल है। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो उठे हुए हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे ही देश के हालात ऐसे नहीं हैं। अगर हम एशिया के और बाजारों की भी बात करें, तो ऑलमोस्ट साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, चीन, सभी की जगह बाजार में गिरावट है और अमेरिकी बाजार के अंदर भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हुए कि सोमवार को गिरते बाजार के चलते उन्होंने ट्रेडिंग रोक दी कि नहीं साहब, ये एक दिन में 9800 पॉइंट गिर गया है, तो हमें ट्रेडिंग रोकनी चाहिए, और इन्होंने अल्टीमेटली ट्रेडिंग रोक दी कराची स्टॉक एक्सचेंज की के द्वारा गई। इजराइल और अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, उसकी वजह से 5 बड़े सेक्टर जिनके ऊपर असर देखा जा रहा है, अगर उनमें एक एक करके बात की जाए, तो सबसे पहले
बाजार में सबसे बड़ी चिंता मंदी की छा रही है और मंदी में इस बात की कि कहीं बाजार से निकलता ये जो पैसा है अल्टीमेटली लोगों के लिए तेल खरीदना महंगा कर रहा है और जब तेल महंगा होता है तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो इंपोर्ट आधारित हैं उनके बिल हिल जाते हैं और उन्हीं के चलते लगातार बाजार से पैसा बाहर निकलता जा रहा है। 28 फरवरी को बाजार से 463 लाख करोड़ मार्केट कैप चेंज हुआ। मार्च 6 के दिन 444 लाख करोड़ का लगातार लाखों करोड़ के अंदर बाजार से मार्केट से वैल्यू साफ हो रही है। आप देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हजारों करोड़ में रोजाना पैसा निकाल रहे हैं। वहीं नेट जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इस बात को समझते हुए कि चलो बाजार में निवेश का ये अच्छा ऑप्शन है तो लोग इन दिनों निवेश में भी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। बाजार के अंदर जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो तेल के साथ पैदा हो रही है क्योंकि तेल दुनिया का 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाता है। वहीं भारत की आवश्यकता का लगभग 55% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जिस पर इन दिनों लगभग चोक लगा हुआ है। वहां के लगे चोक के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़कर $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं जो 9 मार्च को 25% तक बढ़कर दिखाई दी हैं। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के समय यह $100 प्रति बैरल पर था। आज जो भाव आपके सामने है सोचिए कि एक समय, मैं कई बार यह जगह कोट कर रहा हूं कि एक समय पर रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को $60 प्रति बैरल से कम दाम पर रूस का तेल मिल रहा था। आज ये तेल $116 प्रति बैरल है, जस्ट डबल है। ऐसे में जब तेल बहुत महंगे खरीदे जा रहे हों और सरकारों को आपको सस्ते दामों पर या सस्ती कीमतों पर तेल उपलब्ध कराना हो तो उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली खजाने खाली होंगे भारत सरकार के और जब खजाने खाली होंगे तो उनको वसूलने के तरीके अप्रत्यक्ष टैक्सेशन के माध्यम से आएंगे, कीमतें बढ़ाने के माध्यम से आएंगे और वो किसी भी समय हो सकते हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो निश्चित ही तेल और गैस की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है और दुनिया के बाजारों में देखने को मिलना शुरू हो गया है। और ऐसे असर दुनिया के और बाजारों से चलते चलते बहुत दिनों तक, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जहां 20 से 25 दिन का सरकार बताती है और ऑयल कंपनियों के पास 60 से 65 दिन का है, 70 दिन का ऑयल रिजर्व हो लेकिन स्टॉक को बनाए रखना भी सरकार के लिए एक जिम्मेदारी का कार्य होता है। देखना होगा कि भारत इस स्थिति में जो 40 प्लस देशों से तेल खरीदता है वहां पर वो अपने ऑप्शंस में मिडिल ईस्ट को कहां और शिफ्ट करता है, वेस्ट एशिया को किस तरह से शिफ्ट करता है। ठीक है, ब्रेंट ऑयल की कीमत के अंदर जो इजाफा है वो बढ़ते बढ़ते 120 की तरफ बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 167 किलोमीटर लंबा है इसके ऊपर लगभग चोक लगाकर ईरान बैठा है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को निकलने नहीं दिया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट हो और अमेरिका उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहां पर खुद जहाजों को निकालने में एस्कॉर्ट फैसिलिटी देने की बात करता है कि मैं आगे चलूंगा, पायलट करूंगा, आप लोग पीछे पीछे चलते आइए। जहाजों को कोई नहीं रोकने देगा, मैं उसका निशाना बनाऊंगा। लेकिन फिर भी स्थितियां इतनी खराब हैं कि यहां पर रिफाइनरियों पर ही गोले दाग दिए जा रहे हैं। तो तेल बेचने वाली कंपनियां रास्ता जाम कर लोगे तो क्या है, ऑयल रिफाइनरियां जब जल रही हैं तो तेल बाजार में कैसे आएगा। यही कारण है कि कच्चे तेल के दाम 10 दिनों में 50% तक बढ़ गए हैं और ये जो भाव है ये धीरे धीरे भारत के अंदर भी असर देखने को दे सकता है। जैसे फिलहाल के लिए जो एलपीजी की गैस की कीमतें हैं मुंबई में, वो हाल ही में रिपोर्ट की गई है 60 रुपए प्रति सिलेंडर तक महंगा हुआ है। हालांकि सरकार का इसके प्रति तर्क यह है कि इसकी उपलब्धता से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने तमाम कंपनियों को बोल दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर के लिए जो वो गैस की आपूर्ति है वो सुनिश्चित करें, लेकिन ओवरऑल जब सप्लाई बाधित होगी तो उसका असर साफ साफ दिखने लगेगा। हालांकि देश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जिससे लोगों के अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं साहब अब तो तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, गैस बचेगी ही नहीं, हमारे पास पता नहीं कब स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो जाए। तो ऐसे में सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं वो आश्वस्त कर रही हैं देश को कि आप चिंता मत करिए, हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है, घबराइए नहीं। और हम अपने स्तर पर भारत पेट्रोलियम हो या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, एचपी हो, ये सभी भारत के जितने भी ऊर्जा के उपभोक्ता हैं उनको समझाने में लग रही हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही 70-75 दिन का अगर हमारे पास स्टॉक है तो पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बाजार की कीमतों का कंपनियों पर असर सीधा दिखने लगता है। जो स्टॉक को जो माल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां उनका एक्सपोर्ट अटक रहा है,
जो यूरिया जैसी चीजें इंपोर्ट करके या फिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करके जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके स्टॉक्स पर असर दिखता है, बैंकिंग पर असर दिखता है, तमाम चीजें जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी हैं उनके ऊपर हमारे देशों में असर देखना शुरू हो रहा है। एलपीजी के प्राइस हाइक जो कि अब बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरे अन्य देशों से सामान मंगाकर हम सप्लाई के नए विकल्प भले ही तलाश लें, लेकिन ये अपने आप में एक चिंताजनक पॉइंट है। लगभग 38,000 कंटेनर अभी ऐसे हैं जो इस पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस में हमारे अटके हुए हैं, ये रिपोर्ट निकल कर आती है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को हमने थोड़े दिन पहले भी आपके सामने सेशन में किया था कि क्या देश में तेल और गैस का संकट उत्पन्न हो सकता है। सरकार के हमने स्पष्टीकरण भी दिए थे, लेकिन दुनिया के देश भी ये जानते हैं कि यह स्थिति अगर ईरान करने में कामयाब हुआ तो अमेरिका बहुत दिन तक अपने आप को सुप्रीम नहीं बता पाएगा या फिर अपनी हेजोमनी को टॉप पर नहीं रख पाएगा। इसके चलते उसने G7 कंट्रीज, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है। और G7 कंट्रीज की मीटिंग को इमरजेंसी ऑयल सप्लाई के लिए, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके शामिल हैं, यूएस शामिल है, इन देशों को बुलाया गया है कि भाई आओ और चर्चा करो कि दुनिया में तेल की आपूर्ति को कैसे बनाए रखें। कहते हैं कि G7 का जो गठन था, असल में G8 का जो गठन था, उसके पीछे का तर्क भी ये था कि जब ऑयल क्राइसिस आना शुरू हुए थे तो उससे निपटने के लिए इसका निर्माण हुआ था। तो बोले अब आओ वापस से, अब ऑयल क्राइसिस आ रहा है, बताओ क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बातें की जा रही हैं। उन्हीं बातों में फर्टिलाइजर की चिंता भी एक बड़ी चिंता बन रही है, क्योंकि भारत, रूस, चाइना और मिडिल ईस्ट यहां से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। रूस को लेकर के तो पाबंदियां तमाम प्रकार की चलती हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट से आने वाला एनपीके, डीएपी, ये सभी चीजें जो है ये बाधित हो रही हैं। क्या इसकी वजह से हमारे यहां महंगाई बढ़ेगी? देखिए, सरकार ने फिलहाल तो इन्फ्लेशन के ऊपर सीधा असर होने का इनकार किया है। सरकार ने कहा है अभी कोई सब्सटेंशियल इन्फ्लेशन हमारे यहां नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ने का लॉजिक क्या है? अगर तेल महंगा हुआ तो हमारे यहां पर यातायात, माल ढुलाई, ये सब महंगी होगी तो भाव कीमतों के अंदर दिखाई देगा। जब चूंकि हमने तेल के रिजर्व ले रखे हैं, तो ऐसे में 70 दिन तक अगर सरकार बोलती है कि हम असर नहीं आने देंगे, तो महंगाई भी आपको 70 दिनों तक दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन हां, कितने दिन तक सरकार, क्या लास्ट डे तक ही जाएगी कि चलो भाई अब बोलते हैं चलो महंगा करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। सरकार फिलहाल बोल रही घबराना नहीं है, सब कुछ चीजें सही तरह से आगे बढ़ रही हैं। एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट सोना चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। सोने की कीमत का कम होना और चांदी की कीमत का कम होना लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि कहां तो एक और सोने की कीमत गिर रही है और बाजार 1,80,000 प्रति 10 ग्राम की उम्मीद लगाकर बैठा है। चल क्या रहा है? सोने चांदी तो सेफ निवेश माने जाते थे। जब बाजार गिरता था तो लोग या तो बॉन्ड में, एफडी में, सोने चांदी में, इनमें निवेश करते थे। तो यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, और कई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज का भी यही थॉट है कि सोना चांदी की कीमतें इन दिनों गिरने का बड़ा रीजन है कि यहां पे डॉलर बहुत मजबूत हो गया है। रुपया बुरी तरह से गिर चुका है, अपने अब तक के निम्नतम स्तर पर है। तो ऐसे में डॉलर का मजबूत होना, ये बिल्कुल वैसे है ना, कभी आपने मान लीजिए कि 85 मतलब $1 का भाव जब 85 रुपए था तब गोल्ड खरीदा था, आज मान लीजिए 92.5 पर चल रहा है। तो आपको जो ये ₹7 का फायदा दिख रहा है ना, इसको भी लोग बुक करने निकल पड़े हैं कि चलो कम से कम हम सस्ते दामों पर खरीद कर बुक कर लेते हैं। तो ऐसे में डॉलर की प्रॉफिटियरिंग की जा रही है। लोग उस भाव को अभी अपनी मतलब बढ़त के रूप में लॉक करने लग रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का ये बहुत बड़ा मत है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की कीमतें फिर भी एक सेफ निवेश का ऑप्शन बनकर आएंगी। लेकिन ये कहना बहुत ज्यादा अतिशोक्ति होगा कि आप उठाएं और जाकर के वहीं पर सेटल हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं रघुराम राजन जी से भी इस बारे में बात किया तो उन्होंने कहा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात मैं आपके साथ में यहां पर साझा कर रहा हूं। तो फिलहाल के लिए गोल्ड और सिल्वर अपने आप में बड़ा मार्केट ले चुका है, और फिर भी आपको इस बाजार पर राय अवश्य सुननी चाहिए। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप जैसा भी इसे समझें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।